नमस्कार मेरे वीर जवान साथियों। भवानी क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हृदय की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि पशु परिसर भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो पशु परिसर भर्ती के पशुपालन विज्ञान का आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं। ये टॉपिक न केवल पशु परिसर भर्ती के लिए बल्कि जो भी कृषि विज्ञान से एमएससी बीएससी करने वाले स्टूडेंट हो, पशुपालक हो या सामान्य किसान वर्ग का परिवार हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका नाम है वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में पूरे डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है केचुआ। तो पहले हम केचुआ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है। तो केचुआ की बात करें तो केचुआ को इंग्लिश के अंदर अर्थवॉर्म के नाम से जाना जाता है और केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। केचुआ के बहुत सारे उपनाम हैं, जिनके प्रमुख उपनामों की बात करें तो केचुआ को कृषि भूमि के लिए वरदान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि भूमि के लिए वरदान कहे या फिर भूमि की आंत कहे, या फिर हम बात करते हैं किसानों का मित्र। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। कृषि भूमि के लिए वरदान, भूमि की आंत और किसानों का मित्र। फिर हम आगे बढ़े तो केचुआ एक द्विलिंगी होता है। कहने का मतलब ये होता है कि नर व मादा एक ही जीव के अंदर होते हैं। उनकी प्रजनन प्रक्रिया 1 घंटे के लगभग होती है, लेकिन केचुआ को प्रजनन के लिए 2 जीवों की या मेटिंग के लिए 2 जीवों की आवश्यकता होती है। होता द्विलिंगी है लेकिन आपस में मीटिंग नहीं कर पाते हैं। 2 जीवों के द्वारा ही मीटिंग संभव होती है। ठीक है। तो केचुआ में श्वसन क्रिया की बात करें तो वह स्किन या त्वचा के द्वारा होती है। केचुआ को देखने और सुनने के लिए संवेदनशील अंग होते हैं। उनके ना आँख और कान होते हैं बल्कि उनके संवेदनशील अंग होते हैं, उसी के द्वारा वह देखता है, सुनता है। केचुआ अपना वजन होता है उस वजन का लगभग 5 गुना कचरा खाता है। मान लो केचुए का वजन 2 किलोग्राम है तो वह लगभग 10 किलो कचरा खाता है। इतना वजन होता नहीं है लेकिन समझाने के लिए बोला। ठीक है। केचुए का जो भूरा रंग होता है पोरफायरिन वर्ण के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, केचुए का भूरा रंग किसके कारण होता है तो पोरफायरिन वर्ण। ठीक है। तो पोरफायरिन वर्ण के कारण उसका भूरा रंग होता है। द्विलिंगी होता है, प्रजनन प्रक्रिया में 1 घंटे का समय लगता है। किसानों का मित्र, भूमि की आंत या कृषि भूमि के लिए वरदान कहा जाता है। फेरेटिमा पोस्थुमा इनका वैज्ञानिक नाम है। फिर हम बात करते हैं केचुआ का वर्गीकरण की। केचुआ के वर्गीकरण में हम पहले वर्गीकरण करते हैं भोजन की प्रकृति के आधार पर। मतलब वो भोजन किस प्रकार का ग्रहण करता है उसके आधार पर हम वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण के अंदर 2 भागों में बांटता है। एक केचुआ जो कार्बनिक पदार्थों को खाता है उसे फाइटोफेगस कहेंगे। एक जो मिट्टी को खाता है, मिट्टी को जियोफेगस कहेंगे। ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाता है। जो कार्बनिक पदार्थों को खाने वाला केचुआ है वो खाद बनाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में सबसे ज़्यादा यदि किसी केचुआ का उपयोग किया जाता है तो वो फाइटोफेगस होते हैं। उनकी 2 प्रजातियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आइसिनिया फोर्टिडा और यूट्रिलस यूजिनी। यूट्रिलस यूजिनी और आइसिनिया फोर्टिडा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी खाने वालों की। मिट्टी खाने वालों की बात करें जिसे जियोफेगस के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते और ज़मीन के अंदर सुरंग बना के रहते हैं। मिट्टी के अंदर मिट्टी को मुलायम करते हैं और फिर वो उसके अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं। और जो जियोफेगस केचुए हैं इनका उपयोग खाद बनाने के लिए हम नहीं करते हैं, फाइटोफेगस केचुओं का उपयोग करते हैं। और जो जियोफेगस केचुए हैं
खेत की जुताई करने के लिए उपयोगी होते हैं। खेत में जो जुताई करने के लिए उपयोगी, क्योंकि ये सुरंग बना कर रहते हैं तो खेत की जो भूमि होती है वो नरम हो जाती है, तो उनसे जुताई करने में आसानी होती है, तो जुताई करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ये दो प्रकार थे भोजन की प्रकृति के आधार पे। अब हम बात करते हैं आगे। हम बात करें तो मिट्टी में रहने की प्रवृत्ति के आधार पे, तो इस प्रकार केंचुए 3 प्रकार के मिट्टी में रहने की प्रवृत्ति के आधार पर केंचुओं का 3 भागों में विभाजन किया गया है। एक एपिजिक केंचुआ। एपिजिक केंचुआ वो होते हैं जो भूमि की ऊपरी परत पे रहते हैं, और जो एपिजिक केंचुआ है वो वर्मी कंपोस्ट के लिए सर्वाधिक उपयोग में लिए जाते हैं, और जो ऊपरी सतह पर लगभग 1 मीटर की गहराई में रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए इनका उपयोग करते हैं। और जो एपिजिक केंचुआ होता है ये 90% तो कृषि अपशिष्टों को और 10% मृदा को खाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एपिजिक केंचुआ सर्वाधिक उपयोगी वर्मी कंपोस्ट के लिए 1 मीटर की गहराई में रहते हैं और 90% कृषि अपशिष्ट खाते हैं और 10% मृदा खाते हैं। 2 प्रमुख प्रजातियां हैं, आइसिनिया फाइटिडा राजस्थान के अंदर और यूट्रिलस यूजिनी ये दक्षिणी भारत के अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं एंडोजिक केंचुआ। ये भूमि में गहरी सुरंग बनाकर लगभग 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं, एंडोजिक केंचुआ, और यह 90% मिट्टी को खाता है और 10% अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खाता है। ठीक है, इसके बात करें तो ये प्रजाति जल निकासी और जल संरक्षण के लिए उपयोगी है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोजिक केंचुआ जल निकासी और जल संरक्षण के उपयोगी हैं, जबकि एपिजिक केंचुआ वर्मी कंपोस्ट के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। फिर डायोजेनिक, डायो का मतलब होता है 2, इन दोनों के बीच की श्रेणी है डायोजेनिक केंचुआ, जो 1 से 3 मीटर की गहराई पर रहता है। और जो डायोजेनिक केंचुआ होता है ये केंचुआ क्या करता है कि ऑक्सिन हार्मोन का स्त्राव करता है, और ये ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्टर करता है। कौन से केंचुआ में ऑक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है? तो डायोजेनिक केंचुआ। और ये ऑक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है? पौधे की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। पौधे की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? डायोजेनिक केंचुआ। जल निकासी और जल संरक्षण में कौन सा केंचुआ उपयोगी है? एंडोजेनिक केंचुआ। और एपिजिक केंचुआ वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए उपयोगी है। और राजस्थान में की बात करें तो आइसिनिया फाइटिडा है और यूट्रिलस यूजिनी जो दक्षिणी भारत के अंदर पाई जाता है। अब हम बात करते हैं केंचुए की जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं उनके बारे में। पहली प्रजाति है आइसिनिया फाइटिडा। हमने पहले भी बताया है कि ये राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली प्रजाति है केंचुए की। इसके रूप रंग के आधार पर उसे लाल केंचुआ भी कहा जाता है, टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है और ब्रीडिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, लाल केंचुआ, टाइगर वर्म और ब्रीडिंग वर्म। ठीक है, आइसिनिया फाइटिडा राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली प्रजाति है। फिर हम बात करते हैं आगे यूट्रिलस यूजिनी की। यूट्रिलस यूजिनी उपनाम की बात करें तो इसको रात्रि में रेंगने वाला केंचुआ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रात्रि में रेंगने वाला केंचुआ कौन सा है? जो यूट्रिलस यूजिनी। केंचुआ खाद बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला शीघ्र वृद्धि करने वाला केंचुआ ये यूट्रिलस यूजिनी है। जितने भी हम केंचुए खाद बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं उनमें यदि सर्वाधिक तेज वृद्धि या गुणात्मक वृद्धि करने वाला केंचुआ कौन सा है? तो वो यूट्रिलस यूजिनी है। फिर हम बात करते हैं कि भारत में आइसिनिया फाइटिडा के बाद यदि वर्मी कंपोस्ट में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले केंचुए की बात करें तो यूट्रिलस यूजिनी। आइसिनिया फाइटिडा के बाद यदि भारत में वर्मी कंपोस्ट के लिए सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाले केंचुए की बात करें तो यूट्रिलस यूजिनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दक्षिणी भारत में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला केंचुआ वर्मी कंपोस्ट के लिए तो वो यूट्रिलस यूजिनी है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। रात्रि में रेंगने वाला केंचुआ और भारत में दूसरे नंबर पर वर्मी कंपोस्ट में सर्वाधिक उपयोग लेता है और दक्षिणी भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं और शीघ्र वृद्धि करता है। उसके बाद अन्य प्रजाति में है आइसिनिया एंट्रिडे, पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस, लिम्पटोमोरिटी
और लुब्रिकस रूबेलस ये अत्यधिक नमी और कार्बनिक पदार्थ वाला स्थान। जहाँ अत्यधिक नमी है और जहाँ पर सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो लुब्रिकस रूबेलस। और इसी कारण से रेड मार्स वर्म के नाम से जाना जाता है। तो रेड मार्स वर्म के नाम से कौन सी प्रजाति जानी जाती है? लुब्रिकस रूबेलस। और उसके बाद हम बात करें तो केंचुए की लगभग 4200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 4200 से अधिक प्रजाति। यह थी केंचुए के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद की। वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होता है, क्या परिभाषाएं होती हैं? तो वैज्ञानिक तरीके से जो नियंत्रित दशा है, जो इसमें फिक्स होती है कि इतनी धूप होनी चाहिए, इतना नमी होनी चाहिए, उन दशाओं को देखते हुए केंचुए का पालन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। वैज्ञानिक तरीका जो नियंत्रित दशा है कि इतनी धूप से इतना बचाव करना है, इतनी नमी होनी चाहिए, इतनी आर्द्रता होनी चाहिए, इन नियमित दशाओं में केंचुए का पालन कर वर्मी कल्चर कहलाता है। और इस केंचुए से विकसित पदार्थ वर्मी कास्ट कहलाता है। वर्मी कास्ट क्या होता है? केंचुए से विकसित पदार्थ वर्मी कास्ट कहलाता है। तथा अपघटनीय व्यर्थ व कार्बनिक पदार्थ जैसे भूसा, सूखी घास, पुआल, सब्जियां आदि को खिलाकर केंचुए से प्राप्त हुए विकसित पदार्थ को वर्मी कंपोस्ट। तीनों परिभाषा आप देंगे। वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित दशाओं में केंचुए का पालन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। इससे विकसित पदार्थ वर्मी कास्ट कहलाते हैं। अपघटनीय पदार्थ सूखी घास, पुआल, सब्जियां आदि केंचुए को खिलाने के बाद उससे जो विकसित पदार्थ होता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहें। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्मी कंपोस्ट का जनक कौन है? तो सुल्तान अहमद है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सुल्तान अहमद साहब वर्मी कंपोस्ट का जनक कहा जाता है। तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री तापमान होता है। नमी की बात करें तो 40% नमी। वेरी इंपॉर्टेंट, नमी 40%, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। सर्वोत्तम केंचुआ प्रजाति राजस्थान में आइसिनिया फोएटिडा। और पीएस की बात करें तो 6.5 से लगाकर 7.5 वर्मी कंपोस्ट खाद की पीएस होती है। तो 500 पॉइंट आपको याद रखना। सुल्तान अहमद, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, नमी 40%, केंचुए की सर्वोत्तम प्रजाति आइसिनिया फोएटिडा और पीएस 7.5 से 7.5। ठीक है, आगे बढ़े। वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए कच्चा माल क्या क्या होता है? जानवरों का गोबर। जानवरों के गोबर के अंदर गाय भैंस का गोबर है, भेड़ बकरी की मेंगनी है, और घोड़ों का लीद है, गधों का लीद है वगैरह, वो उसमें आ जाते हैं। फिर कृषि अपशिष्ट के अंदर जो भी कृषि फसलों के बाद में बचता हुआ जो भी है। फिर पादप उत्पाद, फिर सर अपशिष्ट। पादप उत्पाद के अंदर पत्तियाँ हैं, तना है, जो भी अपशिष्ट पत्ते हैं वो। बायोगैस की सैलरी है, औद्योगिक अपशिष्ट है, जो भी कपड़े हैं वगैरह वो इसमें आते हैं। फिर वर्मी कंपोस्ट बनाने की सामान्य विधि क्या होती है? एक नॉर्मल विधि बनाने की आपको ध्यान रखना है कैसे बनाई जाती है खाद उससे। तो मध्यम वर्गीय किसान के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। जो भी सामान्य किसान वर्ग है उसके लिए 100 मीटर वर्ग क्षेत्र पर्याप्त रहता है। और इसके अंदर 100 वर्ग मीटर का एरिया लेकर 80 प्रजाति के केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट या पक्की ईंटों की पक्की क्यारियाँ बनाई जाती है। 80 प्रजातियों का केंचुआ लेते हैं, फिर खाद बनाने के लिए सीमेंट या पक्की ईंटों की क्यारियाँ बनाई जाती है। प्रत्येक क्यारी का क्या माप होता है? तो 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 30 से 50 सेंटीमीटर ऊंची होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्येक क्यारी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछी जा सकती है परीक्षा में। तो 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 30 से 50 सेंटीमीटर ऊंची होती है। और इस प्रकार 100 वर्ग मीटर का जो एरिया होता है उसमें लगभग 90 क्यारी के आसपास क्यारियाँ बनती हैं। और इन क्यारियों को तेज धूप और वर्षा से बचाव के लिए, उनके ऊपर वर्षा का बचाव के लिए या केंचुओं की तीव्र प्रजनन के लिए अंधेरा रखा जाता है। अंधेरा रखने के लिए छप्पर या चारों और हरी नेट से ढकना आवश्यक होता है। जब तक अंधेरा होगा, अंधेरे में पशु केंचुआ प्रजनन तीव्र गति से करता है, तो अंधेरा रखना भी जरूरी है।
क्यारियों को भरने हेतु अपघटनीय पदार्थ जैसे पेड़ पौधे की पत्तियाँ, घास, फलों के छिलके, गोबर आदि भरते हैं। इनको भरने के बाद कुछ ढेर बनाकर 15 से 20 दिन रखते हैं। 15 से 20 दिन इसलिए रखा ताकि जो भी अपशिष्ट हैं वो सड़ जाए तो वो नमी पकड़ लेगा, अर्धगला रूप में आ जाएगा। ऐसे ही अर्धगला रूप में आता है, और ये अर्धगला रूप में इसलिए लाया जाता है क्योंकि अर्धगला भोजन केंचुए के लिए सर्वोत्तम होता है। तो इन कचरे को फिर 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर गए 3 से 4 दिन बाद उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। फिर पानी से ढककर प्रत्येक क्यारी को गीली बोरी से ढक देते हैं। 3 से 4 दिन बाद केंचुए छोड़ के प्रत्येक क्यारी को पानी छोड़ के उसको ढक दिया जाता है। इस प्रकार 45 से 60 दिन के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने दिन के बाद खाद तैयार हो जाती है? तो 45 से 60 दिन के बाद वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। जैसे ही 45-60 दिन हमको पता लगता है कि वर्मी कंपोस्ट का तैयार है, तो उसके 2-3 दिन पहले पानी का छिड़काव करना बंद कर देते हैं। जब खाद पक्की हुई साय की तरह दिखने लगे तो मान लेना चाहिए कि खाद बन तैयार हो गई है। फिर उसको हल्का सुखाया जाता है। हल्का सुखाकर 2 mm की पतली जो सन्नी ली जाती है, उस सन्नी में सान के उनको 20 से 25 सेंटीमीटर नमी वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर नमी बनी रहे खाद के अंदर, 20 से 25% नमी रहे, ऐसी जगह पर उसको भरकर रख दिया जाता है किसी बोरे वगैरह में। ठीक है, तो कितने दिन में खाद तैयार होती है? 25 से 90 दिन में। कैसे तैयार की जाती है ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई गई है। इसको 1-2 बार पढ़ना ताकि समझ में आ जाए। फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट, 1 टन कचरे से लगभग कितनी खाद तैयार की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 टन कचरे से 0.6 से 0.7% टन खाद का निर्माण किया। 1 टन कचरा से लगभग 0.6 से 0.7 टन खाद निर्मित होती है। केंचुए की निर्मित खाद की छोटी छोटी गोलियां के रूप में केंचुआ अपने अपशिष्ट के रूप में खाद को बाहर निकालता है। तो इन अपशिष्ट के ऊपर एक पेरोट्रोपिक की झिल्ली पाई जाती है। पेरोट्रोपिक झिल्ली क्या करती है? तो जो भी अपशिष्ट के रूप में गोलिकाएं निकालता है उसको नमी को बनाए रखती है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोट्रोपिक झिल्ली पाई जाती है खाद की छोटी छोटी गोलियों में, केंचुआ जो अपशिष्ट के रूप में त्यागता है। वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण के समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो सावधानियों के अंदर हम बात करें तो पीठ को धूप से, वर्षा से और बर्फ़ से बचाव करने के लिए इसके घास फूस का छप्पर बनाकर छाया की जाती है। पीठ को धूप, वर्षा, बर्फ़ आदि से बचाव करने के लिए इसके ऊपर घास फूस का छप्पर बनाए जाते हैं ताकि उसकी नमी बनी रहे। वर्मी कंपोस्ट खाद में ताज़े गोबर का प्रयोग नहीं करते। ताज़े गोबर का प्रयोग नहीं करने के पीछे वजह ये है कि ताज़ा गोबर में गर्मी अधिक होती है। जैसे गर्मी युक्त गोबर उसमें वर्मी कंपोस्ट के लिए डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। पीठ में प्लास्टर नहीं करें। प्लास्टर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो नमी फिर सोखेगा नहीं। पीठ में कांच के टुकड़े, कील, पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, सीक, पत्ती आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। केंचुए को चींटियों से बचाने के लिए समय समय पर पीठ के चारों ओर चारकोल पाउडर या अन्य कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक के रूप में चारकोल पाउडर का यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अन्य कीटनाशकों का उपयोग करते हैं ताकि चींटियाँ नहीं लगे। चींटियाँ क्या करती हैं कि जो केंचुओं को खा लेती है। इसके बाद केंचुओं की खाद से क्या लाभ है? केंचुओं की खाद के लाभ की बात करें तो ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो वर्मी कंपोस्ट खाद में संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। केंचुओं की जो खाद होती है उसके अंदर पौधे की वृद्धि के लिए जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सभी संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट खाद होता है उसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। जल धारण की क्षमता अधिक होगी तो नमी बनी रहेगी, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है वर्मी कंपोस्ट खाद से। वर्मी कंपोस्ट खाद में अन्य रसायन व एंजाइम जो भी पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल के अंदर निर्माण करते हैं और फसली रोगों से भी उनको सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद फसलों की पैदावार पर गुणकारी प्रभाव बढ़ाती है। मतलब वर्मी कंपोस्ट खाद रासायनिक खादों की तुलना में पैदावार को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, भूमि का उपजाऊपन और उर्वरता बनाए रखती है। भूमि का जो उपजाऊपन है और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाती हैं।
साथ ही वर्मी कंपोस्ट खाद का मूल्य कम होने के कारण फसल में की लागत कम आ जाती है। वर्मी कंपोस्ट का जो मूल्य होता है वो कम न्यूनतम होने के कारण उस फसल में लागत भी कम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े तो फिर बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की रासायनिक संगठन की। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो नाइट्रोजन वर्मी कंपोस्ट में कितना होता है, तो 2.5 से 3% नाइट्रोजन, फास्फोरस 1.5 से 2%, बाकी पोटेशियम भी 1.5 से 2 और सल्फर भी 2। तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है 2.5 से 3%, बाकी पोटेशियम, सल्फर और फास्फोरस 1.5 से 2। अन्य तत्वों के रूप में कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, बोरान, एल्यूमिनियम, जिंक आदि पाए जाते हैं। कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम और जिंक आदि वर्मी कंपोस्ट खाद में पाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद की तुलना गोबर खाद से हम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद की तुलना यदि हम गोबर खाद से करें तो वर्मी कंपोस्ट में 5 गुना नाइट्रोजन अधिक होती है, 8 गुना फास्फोरस अधिक होती है और 11 गुना पोटास अधिक होता है और 3 गुना मैग्नीशियम अधिक होता है। गोबर खाद से वर्मी कंपोस्ट में 5 गुना नाइट्रोजन अधिक होता है, 8 गुना फास्फोरस अधिक होता है, 11 गुना पोटास अधिक होता है और 3 गुना मैग्नीशियम अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं प्रयोग की मात्रा। तो किस फसलों में कितना प्रयोग में लिया जाता है केंचुआ का खाद। बात करते हैं जो भी धान फसलें होती हैं, गेहूँ हैं, जो हैं, उसके अंदर 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग लिया जाता है। 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। जो भी दलहनी फसलें हैं उसमें भी 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। जो भी तिलहन फसलें हैं जिसे तेल निकलता है वो 3 से 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से यूज ली जाती है। धान्य फसलें दालों में 2 टन प्रति एकड़ और तिलहन फसलों के अंदर 3 से 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। जो भी मसालेदार फसलें हैं उसमें 6 टन प्रति एकड़, या हम प्रत्येक पौधे के हिसाब से बात करें तो 2 से 10 किलो प्रति पौधे के हिसाब से। जो भी फलदार वृक्ष होते हैं उसमें 2 से 3 किलो प्रति वृक्ष के हिसाब से। जो भी नकदी फसलें होते हैं उसमें 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। जो प्लांटेशन के रूप में जो पौधे को हम उपयोग में लेते हैं तो उसको 5 किलो प्रति पौधा। किचन गार्डन या जो भी गमला रखते हैं घर में तो उस गमले के अंदर 100 ग्राम प्रति गमले के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग लिया जा सकता है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के अंदर 5 से 7.5 या 7.5 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से लिया जाता है। यह हेक्टर में आंकड़ा है। सब्जियों के अंदर 5 से 7.5। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें तो वर्मी वॉश क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट खाद में नमी को बनाए रखने के लिए हम पानी का छिड़काव करते हैं। पानी छिड़काने के बाद जो पानी उस गड्ढे से या पिट से नितर के बाहर आता है उसे हम वर्मी वॉश कहते हैं। मतलब जो भी वर्मी खाद की धुलाई होकर पानी बाहर आता है उसे वर्मी वॉश कहेंगे। और इस वर्मी वॉश में नीम का तेल मिलाकर हम जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग लिया जाता है। जैविक कीट नियंत्रक या नाशक के रूप में उपयोग में लेते हैं। फिर बात आती है वर्मी कंजर्वेशन क्या है। तो केंचुओं का संरक्षण करना वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। फिर बात करते हैं कि प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 2 क्विंटल कचरा भरा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में कितना कचरा भरा जाता है, तो 2 क्विंटल। फिर बात करते हैं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 kg केंचुए छोड़े जाते हैं। ठीक है, 2 क्विंटल कचरा बढ़ता है और 1 kg केंचुए छोड़े जाते हैं। 1 kg केंचुए के अंदर लगभग संख्यात्मक रूप से हम बात करें तो 1000 केंचुए आते हैं। 1 kg केंचुए के अंदर संख्यात्मक रूप से 1000 केंचुए आते हैं। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में भरे गए कुल कचरे का लगभग 70% खाद तैयार होती है। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में जितना भी हम कचरा बढ़ते हैं उसका 70% के रूप में हमें खाद के रूप में उत्पाद प्राप्त होता है। केंचुओं की खाद में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु हार्मोन्स या हार्मिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, केंचुओं की खाद में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु हार्मोन्स या हार्मिक एसिड। कौन सा एसिड? हार्मिक एसिड। मृदा की पीएच को कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ठीक है,
ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं प्रयोग की मात्रा याद रखनी है, फिर कितना गुणा गोबर खाद से तुलना, वर्मी कंपोस्ट का जनक सुल्तान अहमद वगैरह, वो सब डाटे आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उसका सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।